गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और कल हम लोग मौर्य मौर्य वंश पढ़ रहे थे। मौर्य वंश में हम लोग पहुंचे थे अशोक पे, ठीक है। और अशोक से 3 से 4 पॉइंट कुछ बचे रह गए थे, ठीक है। उन 3 से 4 पॉइंट्स को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ और उसके बाद से हम फिर मौर्य वंश के बाद का जो काल है हम उसमें प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग अशोक में कल हम लोग अशोक में ये देख लिए थे कि मास्की अभिलेख जो है उसमें, ठीक है, मास्की अभिलेख जो है उसमें अशोक को द्वितीय बुद्ध या बुद्ध शाक्य, ठीक है, बोला गया है। तो यहां तक की बात हम लोग कल देखे थे। आज इसमें हम लोग आगे देखें तो अगला यहां हम लोग पॉइंट देखें तो अशोक के जो अभिलेख हैं, ठीक है, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। तो अशोक के जो अभिलेख है इसकी कुल संख्या कितनी है? तो शॉर्ट में इसको बच्चों में लिख रहा हूं, अभिलेखों की अभिलेखों की कुल संख्या, कुल संख्या 40 बताई गई है, बताई गई है, ठीक है। तो अभिलेखों की कुल संख्या क्या हुई? 40 बताई। अच्छा, ठीक है। अब इसमें बात करें तो अभिलेख से, तो अशोक के जो अभिलेख हैं, तो बच्चों ये तो प्राचीन समय की बात हुई कि हाँ अशोक था कोई शासक और उसके अभिलेख थे। तो अशोक के किसी भी अभिलेख को अभी तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया था। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजेगा कौन? ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा? ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या है? टी फैंथलर, ठीक है। तो लिखते हैं अशोक के अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम सर्वप्रथम टी पैंथलर टी पैंथलर ने ने खोजा था। टी पैंथलर ने खोजा था, ठीक। अब खोज तो लिए हैं टी पैंथलर महोदय अभिलेख, ठीक है। परंतु इसके अभिलेखों की जो भाषा है वो क्या थी बच्चों? वो प्राकृत थी, ठीक है, प्राकृत। और इस भाषा को अभी कोई पढ़ नहीं पाया था। तो फिर एग्जामिनर ने अगला क्वेश्चन बना दिया कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम टी फैंथलर ने खोजा, ठीक। परंतु उसके अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता कौन प्राप्त कर पाया? तो उस व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप ने जेम्स प्रिंसेप ने सफलता सफलता पाई, ठीक है। तो ये बात यहाँ बच्चों इंपॉर्टेंट थी, ठीक। अब हम इसमें आगे बढ़े तो अब बच्चों एक बात गौर करने की है, अशोक के जो अभिलेखों की भाषा है वो क्या थी? प्राकृत थी, ठीक है। परंतु अशोक धर्म कौन सा स्वीकार किया था? अशोक ने धर्म स्वीकार किया था बौद्ध। और बौद्धों की भाषा क्या थी? पाली थी। तो अब बच्चों देखो, पाली और प्राकृत में जो प्राकृत भाषा थी ये पाली की अपेक्षा काफी आसान थी, ठीक है। तो अब ये भाषा आसान है और ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जा रही है। तो इसलिए अशोक ने अपने अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत को रखा, ना कि पाली को। तो जब कोरिलेशन की बात आती है, कोरिलेट करने को जब बच्चे आते हैं तो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, अशोक जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और बौद्धों की भाषा पाली थी, ठीक। तो वो आंसर क्या लगा देंगे? पाली, ठीक है। जबकि आंसर होगा प्राकृत, ठीक है। प्राकृत क्यों? क्योंकि प्राकृत जो है ये आसान था, ठीक है। और हर कोई चाहता है कि हमारे जो आदेश हैं, ठीक है, हमारी जो बातें हैं जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अब ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा कैसे? जब उसको लोग पढ़ पाएंगे,
तो इसलिए भाषा क्या रखा, प्राकृत। तो इस बात को नोट कर लेते हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों अभिलेखों अशोक के अभिलेखों की भाषा भाषा प्राकृत थी। ठीक है, प्राकृत थी। अच्छा, अब बात करें अशोक के अभिलेख की। तो अशोक के बच्चों, अशोक के किस अभिलेख में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक, अब किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, किस युद्ध में अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, कहते हैं कि उस युद्ध को देख के अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ किस युद्ध में, कलिंग युद्ध में। ठीक है, तो कलिंग का जो युद्ध हुआ तो बड़े पैमाने पे जो है नरसंहार हुए, लाखों लोग मारे गए। ठीक है, लाखों लोग मारे गए, और जो कलिंग का मैदान था, ठीक है, ये लाश और खून से पूरा जो है पटा पड़ा था। ठीक है, पटा पड़ा था। तो ये जो घटना घटित हुई, तो इस घटना को देख के अशोक का हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और हिंसा का परित्याग कर दिया। ठीक है, परंतु बच्चों ऐसा रियलिटी में है नहीं। अब उस लेवल पे जाके मैं चीज़ों को डिफाइन नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, रोमिला थापर का कथन यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार बड़े चालाकी से किया था। अशोक का बौद्ध धर्म स्वीकार करना जो है उसमें उसके अपने जो है स्वार्थ निहित थे, अपने फायदे निहित थे। तो उन बातों की यहाँ पे चर्चा करना बहुत उचित नहीं है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। तो पूछता है कैवें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक ना, कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, तो 13वां अभिलेख जो है इसमें अशोक द्वारा कलिंग युद्ध का वर्णन दिखाया गया है। ठीक है, कि कलिंग का युद्ध मैंने लड़ा था। तो अशोक अपने कैवें अभिलेख में बताया, 13वें में। और मैंने बच्चों बताया था कि अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे और अपनी बेटी को श्रीलंका भेजेगा। ठीक है, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के के अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र महेंद्र एवं बेटी यानी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है, श्रीलंका भेजा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में, जो कि मैं आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगा अब। ठीक है, चलिए, तो हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसमें आगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ स्क्रीन पे हम लोग को सामने दिख रहा है मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल। ठीक, अब बात समझने की यहाँ पे है कि सर इसका मतलब क्या होता है, मौर्योत्तर काल का मतलब। ठीक है,
तो मौर्योत्तर काल का मतलब क्या है? अब देखो बच्चों, मौर्यों के बाद का जो काल है, उसके आगे का जो काल है, उसको हम क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल। अब क्यों नहीं डायरेक्ट हम किसी वंश का नाम यहाँ पे लिए? तो बच्चों देखो, जब भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पे, ठीक है, एक ठीक ठाक टाइम तक किसी एक रूलर का, एक शासक का शासन रहेगा, तब हम उसको जो है किसी वंश का नाम दे सकते हैं। मगर ये मौर्य काल का जब पतन होगा और मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ, ठीक है, उसकी हत्या करेगा, ठीक है, शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग, तो उसके बाद से मौर्य वंश क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और मौर्य वंश जब समाप्त होगा तो भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में, एक नए वंश की शुरुआत होगी जिसका नाम क्या होगा? शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश। तो अभी हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ा जाएगा। तो अब शुंग वंश जो आया, तो ये ऐसा नहीं था कि पूरे भारत में जिस तरह अशोक का शासन था उस तरफ बड़े पैमाने पे इसका अकेले शासन रहा हो। एक तरफ शुंग वंश जो है इसका शासन, दूसरी तरफ भारत में इंडो ग्रीक एंट्री कर चुके थे, शकों का आगमन हो चुका था, समझ लो, दक्षिण भारत में अलग शक्तियां पनप चुकी थी। तो इस तरह से देखें हम, तो भारत जो है मौर्योत्तर काल में लगभग खंडित रूप में है, ठीक ना, खंडित रूप में है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। कोई एक बहुत जो है बड़ा शासक नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, नहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए एक बड़े शासक के ना होने की वजह से वो जो छोटे छोटे शासक हैं, विशेष करके उत्तर भारत, हम लोग उत्तर भारत के लोग, तो हम लोग से एग्जामिनर इतिहास में उत्तर भारत के शासक जो हैं उनके बारे में ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो दक्षिण भारत के शासक हैं इस काल में, उनसे हमसे कोई विशेष प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्यों के आगे का काल, उसके बाद का काल। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में यहाँ देखो बच्चों लिखा है, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी शुंग और कण्व हुए, जबकि दक्कन और मध्य भारत में सातवाहन। ठीक ना, दक्कन और मध्य भारत में सातवाहन। ठीक, अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर दक्कन और मध्य भारत, इसका मतलब क्या है? तो इसको हम लोग यहाँ अगर समझ लें तो ये ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत और यहाँ पाकिस्तान का पार्ट ले लिया, अफगानिस्तान। ठीक है, तो दक्कन और मध्य भारत, तो भैया बच्चों ये महाराष्ट्र का क्षेत्र लिए, ठीक ना, महाराष्ट्र का क्षेत्र लिए, और ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है, ठीक, इसी को हम कहते हैं दक्कन और मध्य भारत का क्षेत्र। ठीक है, तो यही हो जाता है मिडिल इंडिया, ठीक ना, मध्य भारत। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे शासन किसका है? सातवाहनों का। ठीक है, सातवाहनों का। तो इसी बात को यहाँ लिखा हुआ है कि जबकि दक्कन और मध्य भारत में किसका शासन है? सातवाहनों का। मौर्योत्तर काल का एक महत्वपूर्ण घटना, भारत पर विदेशी आक्रमण भी था। तो मैंने बच्चों बताया कि इधर पुष्यमित्र शुंग जो है इस एरिया में शासन कर रहा है, ठीक ना, और अभी इधर क्या होगा? इधर आक्रमण होगा इंडो ग्रीक का। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग, विदेशी आक्रमण भी था जिनका क्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहले आक्रमणों में, विदेशी आक्रमण में सबसे पहले हिंद, यवन, यूनानी या इंडो ग्रीक। ठीक है, यहाँ ऐसे इसको फेर देते हैं। तो देखो यूनानी जो है बच्चों, उनको इंडो ग्रीक बोलते हैं, ठीक ना, इंडो ग्रीक। हिंदी में बोलते हैं इनको हिंद यवन, ठीक ना। तो अब समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये लोग कौन है? अब देखो ये बात समझ में कैसे आएगी। ठीक है, इधर का इधर का जो एरिया था बच्चों, इधर का ये जो एरिया था, ये एरिया किसके अधीन था? वो मैंने बताया था कि सिकंदर की जब मृत्यु होती है तो सिकंदर अपने मृत्यु के पहले ही जो जो क्षेत्र यहाँ पे जीता हुआ था उसको बांट देता है, आम्भिक में बांट देगा, शशिगुप्त में बांट देगा। ठीक है, इसके बाद से पोरस के साथ पोरस को दे देता है, फिर निर्याकस उसको, और सेल्यूकस। तो सेल्यूकस जो है उसको ये क्षेत्र बच्चों मिले हुए थे। और मैंने बताया था कि देखो यही सेल्यूकस क्या करेगा? आक्रमण करेगा भारत में, और उस समय शासक कौन रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य, और इनको बुरी तरह पराजित करता है। ठीक है, बुरी तरह पराजित करेगा, और इनका 4 क्षेत्र जो है वो भी अपने अधीन कर लेता है, बेटी का विवाह भी करवाता है। ठीक है, कहता अपनी बेटी का विवाह करो संधि स्वरूप, और 500 हाथी उपहार में दिया था। ये बात मैंने वीडियो में बता रखा है कल के। ठीक है,
तो ये जो सेल्यूकस के जो उत्तराधिकारी रह गए, ठीक ना, उसके आगे के जो वंश के लोग हैं वो लोग अब देखो परमानेंट यहाँ पे बच्चों परमानेंट यहाँ पे निवास कर रहे थे इस एरिया में, ठीक है। अब इस एरिया में परमानेंट ये निवास कर रहे हैं, तो अब ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे निवास कौन कर रहा है, ठीक है, ग्रीक। ग्रीक ग्रीक मतलब यूनानी, जैसे इंडिया मतलब भारत, इंडिया मतलब भारत, उसी तरह ग्रीक मतलब यूनानी, ठीक है। अब इन यूनानियों को हम क्यों बोले हैं इंडो ग्रीक, तो ये जो इंडिया से लगे क्षेत्र है ना, इंडिया से सटा हुआ जो क्षेत्र है, तो इस सटा हुआ क्षेत्र होने की वजह से इन यूनानियों को, इन ग्रीकों को, ठीक है, ग्रीक तो असली वहां पड़े हुए हैं यूनान में, मगर जो यूनानी यहाँ पड़े हुए हैं इंडिया के पास, इनको क्या बोल दिया गया, इंडो ग्रीक, ठीक है, इनको क्या बोला गया, इंडो ग्रीक, ठीक। और हिंदी में हम क्या बोले, इंडो मतलब हिंदुस्तान, हिंद, तो ये क्या हो गया, हिंद यूनानी, ठीक ना, या हम कह दे हिंद यवन, ठीक है, काली मिर्च को ये यवन प्रिय बोलते थे, ठीक है, तो ग्रीकों को यवन भी बोला जाता था, तो हिंद यवन, ठीक है। तो ये तीन तरह से इनके नाम हुए, ठीक। फिर इसके बाद भारत में आक्रमण होगा किसका, शकों का, ठीक ना, शकों का, तो इसको भी देखा जाएगा। और ये पल्लव लिखा है, पल्लव नहीं है बच्चों, ये हो जाता है पहलव, ठीक ना, यहाँ लिख देते हैं पहलव, तो पहलव, इन सबों का भी आक्रमण होगा। और फिर कुषाण, इसी कुषाण वंश का शासक, महान शासक कौन, कनिष्क, कनिष्क, ठीक ना, अभी आगे इसको पढ़ाऊंगा, कनिष्क। तो इन लोगों का एक तरफ देखो भारत के अंदर, यहाँ समझना, एक तरफ भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो शुंग आया, मौर्य वंश खत्म हुआ, शुंग आया, शुंग के बाद कण्व आए, और कण्व के बाद ये जो यहाँ पे सातवाहन बैठे हुए ना, सातवाहन क्या करेंगे, ये इधर भी आ जाएंगे बाद में, ठीक है, इधर फिर सातवाहनों की सत्ता भी स्थापित हो जाएगी, ठीक है। तो अब भारत के अंदर देखो एक परिवर्तन ये हो रहा है, और दूसरा, दूसरी तरफ से भारत पे आक्रमण भी हो रहे हैं, तो इंडो ग्रीक का आक्रमण होगा, ठीक है, फिर इंडो ग्रीक के बाद भारत में शक का होगा, फिर पहलव का, और फिर कुषाण का, ठीक है। तो ये क्रम चलेगा। अब इस क्रम में हम लोग बच्चों देखें आगे, तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इंडो ग्रीक कौन है, ठीक है। अब इंडो ग्रीक कौन है ये समझ में आया, अगली बात और मैं बता दूं तब, ठीक है, अगली बात और बता दूं, तो यहाँ, यहाँ का जो एरिया ऊपर का, ये जो बच्चों एरिया है ऊपर का, यहाँ पे कौन बैठे हुए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे शक, ठीक ना, शक। और इधर जो चीन का क्षेत्र है, चीन का क्षेत्र, ठीक है, चीन का क्षेत्र, यहाँ पे एक जनजाति थी जिसका नाम था यूची जनजाति, यूची जनजाति, ठीक। और इसी यूची जनजाति का महान शासक कौन होगा, कनिष्क, ठीक ना, कनिष्क। तो अभी हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ एक और जनजाति है जिसका नाम है बच्चों वुशुन, ठीक है, वुशुन। तो देखो ये जो दोनों जनजातियां थी, इनका काम क्या था, ये चीन के अंदर घुस के लूट मार करते थे, और लूट मार करने के बाद जो भी वस्तु इनको प्राप्त करनी होती थी, प्राप्त करके ये वापस आ जाते थे अपने क्षेत्र में। तो चीन इससे बड़ा परेशान था। तो चीन में जब महान दीवार, चीन की महान दीवार का जब निर्माण हुआ, तो ये यूची जनजाति जो है और वुशुन जनजाति अब ये परेशान होना शुरू होंगे। तो इन दोनों में देखो बच्चों लड़ाई होता है, तो यूची जनजाति जो है पराजित हो जाएगी किससे, वुशुन से। तो ये वाला क्षेत्र छोड़ के अब ये बढ़ेंगे इधर की तरफ, ठीक है। और यहाँ कौन बैठा हुआ है, यहाँ इंडो ग्रीक ऑलरेडी बैठे हुए हैं, इंडो ग्रीक ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो अब क्या होगा, इंडो ग्रीक भारत में आक्रमण कर चुके थे, इंडो ग्रीकों की दो शाखाएं, इसमें एक शाखा जो है क्या की, भारत में आक्रमण कर दी, बाद में दूसरी शाखा भी आक्रमण करेगी, ठीक है। तो हम उतना डेप्थ नहीं जाएंगे, सिंपल बात, इंडो ग्रीकों ने क्या किया, भारत में आक्रमण कर दिया। और शक जो है वो भी क्या होगा, यूची से बचने के लिए शक भी क्या होगा, एंट्री कर जाएंगे भारत में, ठीक है, एंट्री कर जाएंगे भारत में। और ये यूची जनजाति जब शकों वाले एरिया में आ जाएगी, तो इनमें 5 कबीले बन जाते हैं, ठीक ना, 5 कबीले, ठीक है, 5 कबीले। तो ये 5 कबीले जो हैं ऊपर की तरफ जो देश हैं, ठीक ना, ऊपर की तरफ जो देश हैं, 3 कबीले इधर निकल लेते हैं, और यूचियों की जो 2 कबीला है वो भी एंट्री करेगा भारत में। तो इस तरह से भयानक आक्रमण होगा भारत में, समझ रहे हो। मगर इनके आक्रमणों का एक फायदा ये रहा बच्चों कि इनका कोई अपना विशेष धर्म, कोई जाति इनकी नहीं थी, ये कबीलाई समाज था, इनका कोई अलग से कोई बहुत महत्वपूर्ण या बड़ा कोई धर्म नहीं था,
इनके अपने अलग कल्चर थे, मगर इनका कोई बड़ा धर्म नहीं था। तो इसलिए होता क्या है, जब ये भारत में आक्रमण करेंगे ना, शक, कुषाण, पहलव वगैरह, तो ये भारत में ही रह जाएंगे। ठीक है, भारत में ही रह जाएंगे और भारतीय संस्कृति को ये क्या करेंगे, सभ्यता को अपना लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इनके आक्रमणों से भारत का कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, और यही कुषाण वंश का शासक कनिष्क जो है सिल्क रूट पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, सिल्क रूट पे कब्जा कर लेगा और चीन का शासक रहेगा पांचाओ, उसको भी पराजित करेगा ये, जबकि एक बार खुद पराजित हो जाता है पांचाओं से, कौन, कनिष्क। ठीक है, परंतु चीन को फिर चीन का शासक जो है पांचाओं, उसको फिर पराजित करेगा ये। और उसके बाद जो सिल्क रूट है, क्या है महत्व सिल्क रूट का, मैं अपनी क्लास में आगे बताऊंगा। सिल्क रूट पे कब्जा कर लेगा और उससे क्या है, भारत की समृद्धि तेजी से बढ़ेगी। तो इनके आक्रमणों से भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि आक्रमण या युद्ध कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाते हैं, मगर ओवरऑल जब हम मूल्यांकन करते हैं किसी भी चीज़ों का कि अंतिम रूप से किस मामले में हमको रिजल्ट बहुत बड़ा मिला, तो हम फायदे नुकसान के मामले में रिजल्ट अगर देखें तो फायदा मिला, नुकसान कम रहे। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो ये बात यहां समझा दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी के दो महत्वपूर्ण स्रोत, एक साहित्यिक, दूसरा अभिलेख। ठीक है, तो साहित्य की बात करें तो दिव्यावदान, मंजूश्री कल्प, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, और मिलिंद पन्हो। इसमें बच्चों दो दो जो है, इसमें दो चीजें बस ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, दो चीजें क्या, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, इसके शासक कौन है, इसके रचयिता कौन है, कालिदास। और मिलिंद पन्हो नामक जो ग्रंथ है, ठीक है, इसके इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं नागसेन, नागसेन। ठीक ना, तो मिलिंद पन्हो नामक जो ग्रंथ है, इससे हमें, ठीक है, जानकारी मिलती है किसके बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में। ठीक है, मौर्योत्तर काल के बारे में। और अभिलेख के दृष्टिकोण से देखें तो दो अभिलेख हैं। ठीक है ना, दो अभिलेख, एक धनदेव हैं, ठीक है, इनका अयोध्या अभिलेख है। ठीक ना, अब नाम क्यों अयोध्या है, अभिलेख बच्चों जिस स्थान पे होता था उसी स्थान के नाम पे उस अभिलेख का नामकरण भी हो जाता था। तो अयोध्या में जो अभिलेख है, ठीक है, उसी को बोला गया अयोध्या अभिलेख। ठीक, और फिर हेलियोडोरस का, अब बेसनगर जो क्षेत्र है वहां पे एक अभिलेख, तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। इन दो अभिलेखों से हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक, और दूसरा मिलिंद पन्हो का ग्रंथ, मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ जिसकी रचना नागसेन ने किया है। ठीक है, और इस मिलिंद पन्हो में मीनांडर, ठीक ना, मीनांडर और नागसेन के बीच बौद्ध धर्म को लेके वाद विवाद हुआ। ठीक है, तो उसके बारे में उल्लेख मिलता है मिलिंद पन्हो में। ठीक, तो ये जो हमारे पास चार स्रोत हैं, चार स्रोत, ये चार स्रोत बच्चों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चार स्रोत जो हैं ये क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इसके बाद हम देखें रुद्रदामन, इसका जूनागढ़ अभिलेख। ठीक ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये ध्यान रखना है बच्चों इसको भी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे भी हमें मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पांच साक्ष्य जो है आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखें शुंग वंश। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चों देखो, हमको एक बात यहाँ पे पता चल जाएगी कि मौर्य वंश का अंतिम रूलर कौन था, शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो यहाँ देखे बच्चों बृहद्रथ। ठीक ना, बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया। तो अब शुंग वंश का, ठीक है, शुंग वंश का पूछ रहा है फाउंडर। ठीक है, फाउंडर यानी संस्थापक। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन हो गया, शुंग वंश का संस्थापक हो गया पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। और मैंने बताया मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी अयोध्या अभिलेख जो है, ठीक ना, अयोध्या अभिलेख उससे भी मिलता है। तो अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग सेनापति के नाम से विख्यात था। तो अब पूछेगा मौर्योत्तर काल में कौन सा ऐसा शासक था
जिसे सेनापति कहते थे। तो हमारा आंसर क्या होता है बच्चों, पुष्यमित्र शुंग। ठीक, तो पुष्यमित्र के शासन की महत्वपूर्ण घटना भारत में हिंदू यूनानियों का आक्रमण भी था। ठीक है, हिंदू यूनानियों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय ही हिंदू यूनानी यानी इंडो ग्रीक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो वेस्ट का एरिया बताया था इंडिया में, ठीक है, वहां से आक्रमण होगा इंडो ग्रीकों का। ठीक है, और इनका जो आक्रमण है उसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, गार्गी संहिता में। प्रयास करना बच्चों, अगर ये याद हो जाए तो अच्छी बात है। गार्गी संहिता में उल्लेख मिलता है, ठीक है, हिंद यूनानियों के आक्रमण का। ठीक, पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित पतंजलि थे। ठीक है, राजपुरोहित जो हैं कौन थे, पतंजलि। बाबा रामदेव का पतंजलि मत समझ लेना बच्चों, ठीक ना, बाबा रामदेव का पतंजलि नहीं, पतंजलि ये व्यक्ति हैं, ठीक ना, पुरोहित हैं, आचार्य हैं ये, ठीक है, चाणक्य की तरह। तो शुंग के राजपुरोहित कौन है, पतंजलि। ठीक, अब धनदेव जो है, धनदेव शुंग वंश में ही है धनदेव। तो धनदेव के अयोध्या अभिलेख, तो इसका एक अभिलेख है अयोध्या में। तो इसके अनुसार पुष्यमित्र ने क्या किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अब बच्चों बताएं, अश्वमेध यज्ञ करना इतना आसान नहीं होता। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है, अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि आप अपने घोड़े छोड़ रहे हैं, ठीक है, और आपके घोड़ों को, आपका घोड़ा जा रहा है जिस जिस एरिया में गया, तो वहां के माना क्या गया कि वहां के शासकों ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। और अगर आपकी अधीनता कोई स्वीकार नहीं कर रहा है तो आपके घोड़े को रोक लेगा। ठीक है, और जब रोक लेगा तो फिर होगा क्या, उसके साथ, जो रोकेगा उसके साथ पुष्यमित्र शुंग का युद्ध होगा। ठीक है, तो 2 बार ये अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब पतंजलि का महाभाष्य और मनु जो हैं उनकी मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना शुंगों के समय ही शुरू हुई थी। तो मनुस्मृति जो है ये बड़ा विवादित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है बच्चों, बड़ा विवादित ग्रंथ माना जाता है कि मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं के बारे में अपमानजनक जो है बातें लिखी हुई हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, सही है गलत है क्या है मुझे इस बात में नहीं जाना है। ठीक है, इतिहास बच्चों काफ़ी विवादित विषय है। और रियलिटी में बताऊं कि अपने ऑफलाइन के क्लासेज में मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो इस पे, इन सारी मुद्दों पे बात होती है और मैं बच्चों को बताता हूं कि यहाँ पे क्लास में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन के, हिंदू मुस्लिम बन के मत बैठना। ठीक है, केवल विद्यार्थी बन के बैठना। और विद्यार्थी का क्या है, विद्यार्थी का ना ही कोई धर्म होता है और ना ही कोई जाति होती है, केवल उसका एक ही धर्म और जाति है, और वो क्या है उसकी, ठीक है, विद्यार्थी होना। ठीक ना, विद्यार्थी होना बस, और कोई इसकी जाति धर्म नहीं होती। परंतु यहाँ हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे, बहुत से लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि अध्यापक जो है हमारी भावनाएं आहत कर रहा है, जबकि मैं वैदिक सभ्यता पढ़ाया था। वैदिक सभ्यता में मैंने चीज़ें बताया और वहाँ बताना आवश्यक था, बताना वहाँ पे आवश्यक था, वरना पॉइंट समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने कुछ विवादित बातों को बच्चों वहाँ पे बताया हुआ है। तो मैंने क्या बोला था कि वो विवादित बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब में लिखा है और एग्जामिनर हमसे डिमांड भी कर रहा है कि वो बात हमको पता रहे। तो जब एग्जामिनर डिमांड कर रहा है कि ये बात हमको पता होनी चाहिए, तो अब बताना मजबूरी हो गई ना। ठीक है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे चर्चा की हुई है। तो जहाँ कुछ विवादित बात है मैं वहाँ पे साइलेंट हो जाता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन के क्लास में, क्योंकि भावनाएं आहत होने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मगर इतिहास को वास्तव में जो घटनाक्रम हुए हैं उस पर थोड़ा डिस्कशन करके जब आगे बढ़ो तो इतिहास में इंटरेस्ट और बनता है। लोगों को लगता है कि इतिहास विषय बहुत बोरिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास विषय बोर विषय है ही नहीं। ठीक है, ये बात बिल्कुल बच्चों क्लियर रखना। बस है क्या, उसको किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा। ठीक है, तो खैर देखा जाएगा आगे जब कभी मैं क्लास में और क्लास लूँगा। ठीक है, तो देखेंगे, बताएंगे। ठीक, तो पतंजलि के महाभाष्य और मनुस्मृति। ठीक है, तो जो ये महाभाष्य ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है, पतंजलि, और मनुस्मृति ग्रंथ के रचनाकार स्वयं खुद मनु। ठीक ना, मनु। तो मनुस्मृति ये जब लिखा गया किसके शासनकाल में लिखा गया, ठीक है, तो शुंगों के शासनकाल में। ठीक है, शुंगों के शासनकाल में। मनुस्मृति ग्रंथ भारत का पहला विधि ग्रंथ माना जाता है। ठीक ना, विधि ग्रंथ यानी कि विधि मतलब क्या, कि कानून से संबंधित बातें पहली बार किस किताब में मिलती हैं, मनुस्मृति में मिलती हैं। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों क्या क्या काम की चीज है आपके,
पहला ये पॉइंट काम की चीज़ है, ठीक है। दूसरा ये वाला, ये तीसरा, चौथा, ठीक है। और पांचवा, ये छठवां आपके लिए काम की नहीं है, ठीक है। शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के शासनकाल में तक्षशिला का राजा एंटी अल्डिकस, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिख देता हूँ बच्चों, एंटी एंटी अल्डिकस, ठीक ना। एंटी अल्डिकस ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को, ठीक ना, हेलियोडोरस को उसके दरबार में भेजा था, ठीक ना। उसके दरबार में भेजा यानी कौन, भागभद्र के, ठीक ना। तो भागभद्र जो है शुंग वंश का शासक, ठीक है, शुंग वंश का शासक, और ये क्यावां शासक है, 9वां शासक। तो इसके शासनकाल में तक्षशिला का राजा एंटी अल्डिकस ये क्या करेगा, अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजेगा इनके दरबार में, ठीक है, दरबार में। तो ये बात भी याद रखनी है, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क कहा गया है, ठीक ना, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, एकदम अनिवार्य रूप से ये बात याद रखनी है, ठीक है। और दूसरा, पुष्यमित्र शुंग ने दो स्तूपों के निर्माण तथा एक स्तूप में पाषाण वेदिका बनवाने का, ठीक है, पाषाण वेदिका बनवाने का श्रेय दिया जाता है पुष्यमित्र शुंग को, ठीक है। अब बच्चों इसको अभी मैं समझा रहा हूं, पहले यहां समझो। पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क कहा गया, इस बात का मतलब क्या है, देखो बच्चों है क्या कि पुष्यमित्र शुंग जो है ये ब्राह्मण वंशीय शासक है, ठीक ना, ब्राह्मण। अब इसीलिए शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, इन तीनों वंशों को, ये बात याद रखना, मैं ओरली बोल रहा हूं, ठीक है, बात याद रखनी है। शुंग वंश, कण्व वंश, कण्व आगे अभी लिखा मिलेगा, कण्व वंश, और फिर इसके बाद से कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश। तो ये तीनों वंश जो हैं इनको ब्राह्मण वंशीय वंश भी कहते हैं, ठीक ना, ब्राह्मण वंशीय वंश। तो अब ये ब्राह्मण थे, ठीक। तो अब देखो कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म है वो अशोक की वजह से काफी बच्चों आगे गया, ठीक ना, काफी आगे गया। और हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया क्यों, बृहद्रथ की, अंतिम मौर्य सम्राट, और ये आसानी से मारा क्यों गया, क्योंकि अशोक की जो अहिंसा, नॉन वायलेंस का, ठीक है, जो पॉलिसी था, अहिंसा की जो नीति थी, ये अशोक की जो है, अशोक के समय तक तो ठीक रही, मगर आगे चल के ये नीति कहीं ना कहीं घातक होगी। घातक क्यों होगी, आपने हिंसा त्याग दिया है, आपने रक्त बहाना त्याग दिया है, तलवार उठाना आपने त्याग दिया है, मगर जो विदेशी हैं वो तो नहीं त्यागे है ना। और इसका सबक पहले से लेते रहना चाहिए था कि आक्रमण जो है हो चुका था भारत में पहले ही, हखमनी वंश का, ठीक है, सिकंदर का। तो इस बात की अब कोई गारंटी नहीं थी कि आगे आक्रमण नहीं होंगे। आखिर हुआ ही आक्रमण, बहुत से आक्रमण हुए, ठीक है। तो अगर आक्रमण वो कर रहे हैं तो आप फिर अपनी रक्षा कैसे करेंगे, आप ये कहेंगे हम शांति के जो है पुजारी हैं, हम पे आक्रमण मत करो, तो वो मानेगा क्या इस बात को, ठीक है, उसको तो अपना साम्राज्य का विस्तार करना है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को इतना मजबूत रखना आवश्यक था, ठीक है, कि जब कभी आक्रमण हो तो हम उसका माकूल जवाब दे सके, परंतु बृहद्रथ की ये स्थिति नहीं रही, ठीक है। और इंडो ग्रीकों का भारत में आक्रमण होना था और बृहद्रथ जो है इसके लिए कहीं कुछ कर नहीं रहा था, तो इसलिए बृहद्रथ को कमजोर पाके यहाँ पुष्यमित्र शुंग क्या करेगा, इसकी हत्या कर देगा, ठीक है, और शुंग वंश का स्थापना कर देगा और इंडो ग्रीकों से क्या करेगा, ये मुकाबला करेगा, ठीक है। तो यहां हम देखें तो बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क कहा गया। तो अब ये चूंकि ब्राह्मण वंश का था, ठीक है, और बौद्धों की वजह से ब्राह्मण वंश जो है वो क्या हो रहा था, वो नीचे आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए बौद्धों का बड़े पैमाने पे ये क्या करता है, उत्पीड़न करता है, बहुत से बौद्धों को मार देता है, ये कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो इतिहास में क्या कहते हैं कि चीज़ों को बहुत ही कॉन्फिडेंटली 100 में 100% सही मान के, ठीक है, बोला नहीं जा सकता। अब इसका खंडन अगर करना हो तो यहाँ कर सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों के लिए 2 स्तूपों के निर्माण तथा एक निर्माण बौद्ध स्तूप बनाया 2, ठीक। एक जो स्तूप है उसमें क्या किया, पाषाण वेदिका, ठीक ना, यानी कि पत्थर का ये क्या किया, वेदिका बनवाया। अब पत्थर का वेदिका क्या है, पाषाण मतलब पत्थर। ये देखो बच्चों, जैसे ये कोई स्थान है तो अब इस स्थान को घेरने के लिए क्या किया जाएगा, तो ऐसे
चारों तरफ जो है पत्थर का पत्थर का यहाँ पे लगा दिया जाएगा पाया टाइप, ठीक ना, पाया टाइप। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से ऐसे, चारों तरफ से ऐसे, ये इस तरह से ऐसे चारों तरफ से क्या करेंगे, ये ऐसे लगा देंगे, ठीक ना, ये लगा देंगे। तो इसी को कहते हैं पाषाण वेदिका, ठीक ना, वेदिका। जैसे हम लोग रेलिंग वेलिंग टाइप देखते हैं ना, घेरा रहता है, ठीक ना, तो वैसे ही उसी को कहते हैं पाषाण वेदिका। तो अगर बौद्धों का उत्पीड़क था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, तो ये पाषाण वेदिका क्यों बनवाएगा, ठीक ना, पाषाण वेदिका क्यों बनवाएगा। तो दोनों बातें हैं, समझ लो ना बच्चों, दोनों बातें हैं। तो ये चीज, तो ये दोनों पॉइंट हमको याद रखना है, ठीक है। और शुंग वंश का जब पतन होगा तो उसके बाद कौन सा वंश आएगा, कण्व वंश, ठीक ना, कण्व वंश। ठीक, चलो बच्चों आगे चलते हैं। कण्व वंश, ठीक है। अच्छा, तो कण्व वंश आ जाएगा। अब बच्चों देखो, एक बात हम लोग को ध्यान रखनी है कि इतिहास जो है उसी को याद रखता है जो कोई बहुत बड़ा, ठीक है, काम करके गया हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अब अच्छा या बुरा कोई काम अगर करके नहीं गए तो इतिहास जो है ऐसे लोगों को याद नहीं रखता, ठीक है। अगर हम नाथूराम गोडसे को याद करते हैं तो नाथूराम गोडसे एक बड़ा काम करके गया, अच्छा है या बुरा, ठीक है, मैंने क्या बोला, कुछ बड़ा करके जाओ, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो गांधी की हत्या करना, ठीक है, अब राष्ट्रपिता उनकी हत्या किया किसने, नाथूराम गोडसे ने। अब नाथूराम गोडसे ने हत्या किया तो क्या वो पूरे दुनिया में फेमस हो गया। और गांधी अपने अहिंसा सत्य के लिए गांधी जी जाने जाते थे, तो गांधी जी जो है वो अच्छे कामों के लिए वो प्रसिद्ध थे, तो इसलिए इतिहास उनका क्या है, अध्ययन करता है। ठीक है, तो एक मिनट बच्चों। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखते हैं बच्चों सातवाहन वंश। तो मैंने ये कहा कि इतिहास जो है उसी को याद रखता है जो अच्छा या बुरा कुछ बड़ा करके गया हो। तो कण्व वंश के लोग कुछ भी बहुत बड़ा नहीं करके गए, ठीक है। इस वजह से कण्व वंश के बारे में हमको जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है और ना ही हमको बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना होता है। तो कण्व कण्व वंश जो है इसको थोड़ा सा समझ ले, ठीक है, कण्व वंश, ठीक है। तो ये जो कण्व वंश है बच्चों, कण्व वंश, इस कण्व वंश का संस्थापक कौन है, तो कण्व वंश का संस्थापक होगा देवभूति, ठीक ना। कण्व वंश का संस्थापक कौन होगा, ठीक है, देवभूति, ठीक। संस्थापक, हाँ एक मिनट बच्चों, कण्व वंश का संस्थापन है, कण्व वंश का जो है शासक रहता है देवभूति, ठीक है। देवभूति की क्या होगी, हत्या, ठीक ना, देवभूति की हत्या होगी, देवभूति की हत्या। अब हत्या करेगा कौन, हत्या करेगा वसुदेव कण्व, देवभूति, ठीक है। इस देवभूति की हत्या कौन करेगा, ठीक है, वसुदेव कण्व, वसुदेव कण्व, ठीक है। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन है, वसुदेव कण्व, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये शुंग वंश का जो शासक रहेगा, ठीक है, शासक देवभूति, इसकी ये क्या करेगा, इसकी ये कर देता है बच्चों हत्या, ठीक है, इसकी कर देगा हत्या। और हत्या करने के बाद ये स्थापित करेगा, ठीक है, नया वंश कण्व वंश। थोड़ा सा बच्चों बातों को गौर करना, कण्व वंश का, ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक कौन है, वसुदेव कण्व। परंतु वसुदेव कण्व आएगा इससे पहले कौन था, इससे पहले शुंग वंश के शासक थे। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है, शुंग वंश का अंतिम शासक है वसुदेव कण्व, सॉरी, देवभूति, ठीक है। तो देवभूति जो है इसकी हत्या कौन कर देगा, इसकी हत्या कर देगा वसुदेव कण्व। तो
तो वसुदेव कण्व देवभूति की हत्या कर देगा और हत्या करने के बाद स्वयं ये लगेगा शासन करने। ये भी ब्राह्मण वंशीय था, ठीक है। अब ये शासन करेंगे, कुछ बहुत बड़ा ये कर नहीं पाते हैं, इसलिए इतिहास में इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कण्व वंश का अंतिम शासक है बच्चों सुशर्मन, ठीक है। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है? सुशर्मन, ठीक है, सुशर्मन। अब ये जो सुशर्मन है, ठीक है, सुशर्मन, ये कौन है? कण्व वंश का अंतिम शासक, कण्व वंश का अंतिम शासक। इसकी भी हत्या होगी। अब इसकी हत्या कौन करेगा? इसकी हत्या बच्चों करेगा सातवाहन वंश का शासक, जिसका नाम क्या होगा? सिमुक, ठीक ना, सिमुक। ये हत्या करेगा और हत्या करके एक नवीन राजवंश स्थापित करेगा जिसका नाम होगा सातवाहन, सातवाहन, ठीक। अब वापस आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा बच्चों, समझते हैं। हमको पढ़ना है शुंग वंश के बाद कण्व वंश। तो मैंने कहा कण्व वंश के बारे में बहुत कुछ हमको जानकारी नहीं हम लोग को मिल पाती है, ठीक। तो कण्व वंश का अंतिम शासक और पहला शासक, इसी के बारे में हमको बस केवल जानकारी लेना है। तो कण्व वंश का पहला शासक बात करें, ठीक है। कण्व वंश का पहला शासक तो कौन है? वसुदेव कण्व, ठीक। यही क्या होगा? कण्व वंश का होगा संस्थापक, ये बात क्लियर। परंतु ये कण्व वंश की स्थापना किया तो कोई वंश इसके पहले रहा होगा ना, तो इसके पहले वंश कौन था? शुंग वंश। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। तो देवभूति की क्या करेगा? ये हत्या कर देगा और हत्या करके स्थापित करेगा कण्व वंश, ठीक। तो वसुदेव कण्व, अब वसुदेव कण्व का शासन चलेगा, फिर इसके जो उत्तराधिकारी हैं उनका शासन चलेगा। उसमें जो अंतिम शासक होगा कण्व वंश में, वो कौन होगा बच्चों? वो होगा सुशर्मन, ठीक ना, सुशर्मन। अब सुशर्मन शासन कर रहा है, तब तक अब क्या होगा? ये सुशर्मन इसकी हत्या कर देगा सातवाहनी शासक सिमुक, ठीक ना। सिमुक क्या करेगा? हत्या कर देगा किसका? सुशर्मन का, ठीक है। और हत्या करके अब ये एक नया राजवंश स्थापित कर देगा जिसका नाम क्या होगा? सातवाहन, ठीक है। तो ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कण्व वंश के बारे में मैं कुछ लिखवाए पीपीटी में नहीं डाला हूँ, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग सातवाहन, ठीक है, वंश। इनको आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं, क्योंकि आंध्र का जो क्षेत्र है वो भी इसमें इनके साम्राज्य में सम्मिलित था, इसलिए इनको आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, ठीक। पुराणों में इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अंतिम कण्व शासक सुशर्मन की हत्या उसके मंत्री सिमुक ने करके सातवाहन वंश की स्थापना की। तो गद्दी के लिए हत्याएं हो रही थी, तो ये पॉइंट याद रखना है कि सुशर्मन जो है इसकी हत्या कौन करेगा? सिमुक। और ये कौन था? मंत्री है सिमुक, किसका? सुशर्मन का, ठीक। सातवाहनों को भी ब्राह्मण वंशीय कहा जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और सातवाहनों की राजधानी महाराष्ट्र में क्षेत्र है प्रतिष्ठान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, ठीक है, प्रतिष्ठान थी। और पूरे मौर्योत्तर काल में सबसे अधिक लंबे समय तक शासनकाल किसका रहा बच्चों? सबसे लंबे समय तक शासनकाल रहा है किसका? सातवाहनों का, ठीक है, सातवाहनों का। तो इनका कार्य जो है, कार्यकाल जो है ये सबसे लंबा रहा है, ठीक है, सबसे लंबा। तो यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है। अब इसमें इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया, ठीक। आगे देखें। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट बच्चों मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट ऐड करता हूँ, ठीक है, ठीक। अब देखा जाए बच्चों इसमें, ठीक है। तो जैसे आगे बात करें हम, आगे बात करें सातवाहन वंश में, तो सातवाहन वंश में हमको कुछ बातें देखनी है बच्चों। तो जैसे हम लोग देखें एक शासक सातवाहन वंश में जिसका नाम है शातकर्णी प्रथम, ठीक ना, शातकर्णी प्रथम। तो शातकर्णी प्रथम के बारे में थोड़ा सा यहाँ हम लोग देख लिया जाए, ठीक है, ठीक। तो अब देखो यहाँ एक अभिलेख है जिसका नाम है नानाघाट, नानाघाट पुणे, पुणे, पुणे लिख दिया मैंने, नानाघाट पुणे अभिलेख। तो नानाघाट पुणे अभिलेख, ठीक है। तो पूना में बच्चों एक अभिलेख है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? नानाघाट
पुणे अभिलेख, ठीक है, पुणे अभिलेख। अब इसका नाम मैंने क्यों लिया, तो नानाघाट पुणे अभिलेख के अनुसार सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी नाम याद रखना बच्चों इसका, सातकर्णी प्रथम, प्रथम ने ने दो दो अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, दो अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक ना। तो इसका पता कैसे चलता है, तो नानाघाट पुणे अभिलेख जो है उससे पता चलता है। अच्छा, अब ये नानाघाट पुणे अभिलेख जो है इससे पता चला कि सातकर्णी प्रथम ने क्या किया, दो अश्वमेध यज्ञ किया। अच्छा, ये बताया किसने, ये बनाया किसने, पुणे पुणे अभिलेख जो है, नानाघाट पुणे अभिलेख, तो इसकी पत्नी है, पत्नी नागनिका, ठीक ना, पत्नी जो है नागनिका, नागनिका, नागनिका ही क्या करती है, नागनिका ही क्या करती है, यही पत्नी नागनिका यही निर्माण कराएगी, ठीक है, अभिलेख का। ठीक है, लाइन पूरा मैं यहाँ कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आवाज से ही, ठीक है, इस बात को समझने का यहाँ प्रयास करना। नागनिका जो है ये निर्माण कराएगी नानाघाट पुणे अभिलेख का। अच्छा, अब जो है अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैं टिक भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि भूमिदान की प्रथा, ठीक ना। तो विशेष रूप से ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा कौन शुरू करेगा, तो ब्राह्मणों को भूमिदान, भूमिदान की प्रथा, की प्रथा सातवाहनों ने ही, सातवाहनों ने ही शुरू किया। ठीक है, तो ब्राह्मणों को भूमिदान देने का जो सिस्टम है ये बच्चों कौन शुरू करता है, ये सातवाहन वंश के शासक ही शुरू करते हैं। ठीक है, और भूमिदान जो है, भूमिदान ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरनाक कार्य होगा, ठीक है, जो कि भारत को खंडित करने में इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरी बात हम लोग यहाँ बच्चों देखें कि सातवाहन ही ये वंश है जो सबसे पहले, सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले चलाएगा शीशे का, शीशे का सिक्का, शीशे का सिक्का। ठीक ना, तो सबसे पहले शीशे का सिक्का सातवाहनों ने चलाया। ठीक है, सातवाहनों ने चलाया। तो मैं अलग से बच्चों सिक्कों का, कॉइन्स जो है, सिक्कों का मैं अलग से हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिक्कों के बारे में, तो उसको हम लोग देखेंगे, वहां सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सबसे पहले शीशे का सिक्का सातवाहनों ने ही, सातवाहनों ने ही चलाया। ठीक है, सातवाहनों ने ही चलाया। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब देखो आगे चलें, इसमें आगे चलें तो आगे चलें तो अब देखो बच्चों, अगला शासक जो होगा वो कौन होगा, वो हाल नाम का शासक होगा, हाल। और हाल जो है ये ये एक ग्रंथ की रचना करेगा जिसका नाम क्या होगा, हाल ने, हाल ने गाथा सप्तसती, गाथा सप्तसती नामक, नामक श्रृंगार रस, श्रृंगार रस प्रधान, श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ की, ग्रंथ की रचना की। ठीक ना, श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ जो है इसकी रचना करेगा कौन, ठीक है, हाल नामक शासक। ठीक है, हाल नामक शासक क्या करेगा, इसकी रचना करेगा। ठीक, अब ये जो गाथा सप्तशती है, ठीक है, ये किस भाषा में रचित था, तो ये बच्चों प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में
प्राकृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है बच्चों, ये स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। ठीक, अब इसमें आगे कुछ और पॉइंट जोड़ें, आगे कुछ और पॉइंट जोड़ें। तो अब बच्चों अगला जो शासक होगा उसका नाम होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी नामक ये जो शासक है, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी नामक ये जो शासक है, पूरे सातवाहन शासकों में सबसे महान और वीर शासक था ये। ठीक ना, सबसे महान और वीर शासक था कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। नाम से बच्चों देखो, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी। तो देखो इनके जो सातकर्णी हैं, इनके नाम के आगे कुछ महिलाओं के नाम जुड़े हुए हैं। इन महिलाओं के नाम जुड़े होने के कारण पूछता है सातवाहन वंश का जो समाज था ये पितृ सत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक। तो कहते हैं कि सातवाहन वंश का समाज जो है वो कैसा था? वो बच्चों मातृ सत्तात्मक था। ठीक ना, मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, चलो तो इसको हम लोग आगे कवर करते हैं। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, ये इसको इसको यहाँ देखना, अद्वितीय अद्वितीय ब्राह्मण ब्राह्मण, ठीक है, एकमात्र ब्राह्मण, एक मात्र ब्राह्मण तथा तथा वेदों का वेदों का आश्रयदाता, वेदों का आश्रयदाता आश्रयदाता कहलाता है। ठीक ना, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को अदिति ब्राह्मण, ठीक है, एकमात्र ब्राह्मण और वेदों का आश्रयदाता बोला जाता है। ठीक है, चलो ठीक। और इसी का जो टाइम होगा बच्चों, ठीक है, इसी का जो टाइम होगा, ठीक है, इसी के टाइम में भूमि दान की प्रथा जो है वो और ज्यादा विस्तृत हो जाएगी। ठीक ना, हालांकि सातकर्णी प्रथम जो है उसके शासनकाल में भूमि दान की प्रथा शुरू हुई थी, परंतु ये जब आएगा तो इसके शासनकाल में भूमि दान की प्रथा जो है और व्यापक रूप धारण कर लेगा। ठीक है, व्यापक रूप धारण कर लेगा। तो ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे देखें तो एक शासक इसमें होगा जिसका नाम होगा यज्ञश्री यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी जो है इसके सिक्कों पर, ठीक है, ये जो सिक्का बनवाया, जैसे मोदी जी नए नए नोट बनवाए ना, उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, सिक्कों का निर्माण हुआ। ठीक, तो यज्ञश्री सातकर्णी सिक्का बनवाएगा। तो इसके सिक्कों पे कुछ चित्र हैं। ठीक ना, तो कौन कौन से चित्र हैं ये पूछता है। ठीक, और कैसे पूछता है समझाते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मछली मछली जहाज जहाज एवं शंख का चित्र अंकित, अंकित होना मतलब छपा होना, ठीक ना, अंकित मिलता है, अंकित मिलता है, अंकित मिलता है। ठीक है बच्चों, ये बात इतनी ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा आगे देखें इसमें बच्चों हम लोग, तो ये सातवाहन वंश का समाज
मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक समाज समाज था। ठीक है, तो इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, भारत पर विदेशी आक्रमण, इसको देखते हैं। अब विदेशियों के आक्रमण होंगे तो हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक। तो यही बात मैंने बच्चों ये पहले ही बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो, तो मौर्योत्तर काल में भारत पर सबसे पहले, ठीक है, भारत पर सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने आक्रमण किया, जो इंडो ग्रीक भी कहलाते थे। ठीक है, भारत पर पहला इंडो ग्रीक आक्रमण डेमेट्रियस, ये त्रा लिखा हुआ है बच्चों, डेमेट्रियस है। ठीक ना, यहां लिख देता हूं, डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत पर पहला इंडो ग्रीक। बच्चों यहाँ क्वेश्चन में मत फंसना, क्या क्वेश्चन में ये नहीं फंसना है हम लोगों को, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण तो हकमनी वंश है। ठीक ना, डेरियस प्रथम पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो में देख चुके हैं, डेरियस प्रथम। ठीक, और यहाँ पे क्या है, अगर पूछा मौर्योत्तर काल में पहला विदेशी आक्रमण, तब हमारा आंसर क्या होगा, इंडो ग्रीक। ठीक ना, इंडो ग्रीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडो ग्रीक जो है ये हमारा आंसर, और भारत में पहला इंडो ग्रीक आक्रमण डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा किया गया। ठीक, साइन कर देते हैं इसका। इस समय बैक्टीरिया में विद्रोह, यह विद्रोह यूक्रेटाइड्स, यूक्रेटाइड्स है, यूक्रेटाइड्स के द्वारा किया गया, जिसके कारण ठीक है, जिसके कारण इंडो ग्रीक की दो शाखाएं बन गई और दोनों ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु सबसे ज्यादा सफल डेमेट्रियस रहा। ठीक ना, डेमेट्रियस। ठीक, तो डेमेट्रियस ये क्या करेगा, भारत पे आक्रमण करेगा। ठीक है बच्चों, आक्रमण करेगा। ठीक, अब इसमें हम लोग आगे देखें तो अब देखो, डेमेट्रियस जो है, ठीक है, डेमेट्रियस ये हिंदू यूनानी है। ठीक ना, हिंदू यूनानी। अब ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बच्चों अपनी राजधानी का निर्माण करेगा, अपनी राजधानी का निर्माण करेगा। और राजधानी का निर्माण कहाँ होगा, तो राजधानी का निर्माण होगा सियालकोट, जो पाकिस्तान में है। ठीक ना, तो लिखेंगे डेमेट्रियस प्रथम ने डेमेट्रियस प्रथम ने अपनी राजधानी राजधानी सियालकोट। ठीक है, सियालकोट। अब बच्चों ये सियालकोट जो है, ठीक है, सियालकोट मैंने बताया कहाँ है, सियालकोट, सियालकोट है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। तो हमारा भाई उस समय तो भाग था, ये तो हमारी जब देश का जब आज़ादी हमको मिलेगी तब ना भारत पाकिस्तान का निर्माण होगा, अभी तो पाकिस्तान हमारे देश का भाग है। ठीक है, तो पाकिस्तान में सियालकोट, ये सियालकोट जो है उसको सियालकोट ना कह के क्या बोलते थे, सियालकोट ना कह के, ठीक है, इसको बोलते थे बच्चों शाकल, शाकल। ठीक ना, शाकल, इसको क्या बोलते थे, शाकल। तो डेमेट्रियस प्रथम ने अपनी राजधानी सियालकोट यानी शाकल को बनाया, शाकल को बनाया। ठीक है बच्चों, तो शाकल से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, राजधानी है। ठीक है, राजधानी। ठीक, अब देखो, अब इसमें आगे हम देखें तो डेमेट्रियस की बात हो गई, बहुत कुछ इनसे हमको पॉइंट नहीं जानना है। ठीक है, और ना ही इनसे बहुत ज्यादा कोई पॉइंट है भी। तो इस वंश में, ठीक है, इंडो ग्रीक में सबसे जो फेमस शासक होगा उसका नाम क्या होगा बच्चों, मीनांडर। ठीक ना, मीनांडर। और भारत में इसको बोला जाएगा मिलिंद। ठीक ना, मिलिंद। और इसी से ग्रंथ बनेगा मिलिंद पन्नों का। ठीक ना, मिलिंद।
ठीक है, मीनांडर। तो मीनांडर जो है ये मीनांडर सबसे सफल सफल इंडो इंडो ग्रीक शासक बना। तो सबसे सफल जो शासक है वो कौन है बच्चों? इंडो ग्रीकों में मीनांडर, ठीक ना, इंडो ग्रीक में मीनांडर। ठीक, अब देखो इसका इसका वाद विवाद होगा, ठीक है, इसका वाद विवाद होगा, ठीक है, बौद्ध धर्म को लेके, किसके साथ? नागसेन के साथ, ठीक है। तो यहां लिख देंगे मीनांडर मीनांडर और और नागसेन के बीच वाद विवाद का उल्लेख वाद विवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वाद विवाद का उल्लेख मिलिंद पन्हु में में मिलता है। ठीक है बच्चों, मिलिंद पन्नों में मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। ठीक है, तो हो गया होगा। ठीक, अच्छा, अब आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें तो देखो, भारत में पहली बार, ठीक ना, भारत में पहली बार सोने का सिक्का, हम लोग सोने के सिक्के बच्चों नहीं चलाते थे, तो सोने का सिक्का जो है पहली बार वो कैसे आएगा? तो भारत में पहली बार सोने का सिक्का इंडो ग्रीक जो है ये चलाते हैं, समझ लो ना, इंडो ग्रीक। तब जाके हमारे वहां सोने के सिक्के की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, सर्वप्रथम सर्वप्रथम इंडो ग्रीकों ने ही भारत में सोने का सोने का सिक्का चलाया। सोने का सिक्का चलाया, ठीक है। सोने का सिक्का चलाया, तो ये बात हम लोग को बच्चों ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखो, यूनानियों के भारत में आगमन से एक बात क्या हम लोग को अच्छी मिली, कि जो यूनानी हैं, यूनानी यही क्या करेंगे, यूनानियों ने ही भारत को भारत को ज्योतिष विद्या का ज्योतिष विद्या का ज्ञान ज्ञान दिया। अब इसका कहीं उल्लेख है? बिल्कुल है। जिसका उल्लेख जिसका उल्लेख गार्गी संहिता गार्गी संहिता में मिलता है। ठीक है, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है बच्चों? गार्गी संहिता में। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब हम लोग आज की क्लास को यहीं रोकेंगे और हम लोग कल बच्चों, कल देखा जाएगा हम लोग किसके बारे में,
कल हम लोग देखा जाएगा शकों के बारे में, ठीक है, शकों के बारे में। तो यहाँ से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे शकों के बारे में, ठीक है, शकों के बारे में कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और शक के बाद फिर हम लोग देखा जाएगा यूची जनजाति, जिसमें हम पढ़ेंगे कनिष्क को, ठीक है। और कनिष्क जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, मौर्योत्तर काल। और फिर हम प्रवेश कर जाएंगे कहाँ, गुप्त एम्पायर में, ठीक ना। तो गुप्ता एम्पायर जो होगा यानी गुप्त साम्राज्य, वहाँ हम लोग एंट्री करेंगे, तो वहाँ चीज़ों को हम लोग फिर कवर किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हों अपने कमेंट में बता दीजिएगा। मैं हर दिन के अपने क्लास में ये बात कहता हूँ, ठीक है। तो आप जब देखेंगे वीडियो कमेंट करेंगे तो मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को यहीं पे रोकते हैं।